ऐसी गरीब विरोधी, महिला विरोधी और जनता को बांट करके उसकी आंखों में धूल झोंक करके उसके साथ छल कपट करने वाली सरकार तो ऐसी कभी नहीं उत्तर प्रदेश में देखी गई है। और अगर इनका बस चलेगा तो ये समाज के अंदर जो विघटन पैदा करेंगे उससे फिर उभरना समाज के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के अंदर भी बहुत गुस्सा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो ज़रूर ये कहती हैं कि थोड़ा सा हमको राशन मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि ये राशन तो पूरे देश में मिल रहा है और किसी के एहसान से नहीं मिल रहा है। ये लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अगर राशन न मिलता तो लॉकडाउन के बाद लोग भूखों मर जाते। तो ये राशन मिल रहा है, लेकिन कैसा राशन मिल रहा है? नमक की जगह बालू दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता जानती है, लेकिन लोग इतना मजबूर हैं कि वो भी राशन उनको खाना पड़ता है, क्योंकि और कुछ उनको मुहैया हो ही नहीं रहा है। अब सब लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही, हम कह रहे हैं अचानक नहीं है, ये हवा बदलने लगी थी। इसके बहुत सारे कारण हैं, ये भी तमाम कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बदलाव का है किसान आंदोलन की जीत। आज मैं ऐसी जानी मानी हस्ती के सामने हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। थोड़ा सा जरूर परिचय जोड़ना चाहूँगी। सुश्री सुभाषिनी अली जी हैं। वो कानपुर से सांसद रह चुकी हैं सन 1989 में। काफ़ी मुद्दे उन्होंने अपने कार्यकाल में उठाए हैं और इसके साथ ही एक्टिविस्ट रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, महिला मुद्दों के हित में बहुत उन्होंने काम किया है। इसलिए इस चुनावी माहौल में हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर के। देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं और समझते हैं कि इस चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके पहले भी चुनाव हुए, एक सरकार आई, एक सरकार गई, लेकिन इस समय तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के नतीजे के साथ हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारा जीना मरना, हमारे तमाम अधिकार, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि इस चुनाव का नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उसके मुख्यमंत्री हैं, वो एक उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला उन्होंने बनाई है कि वो अपने एजेंडे को लेकर के किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। ये हर 2-3 महीने में एक नया उनका प्रयोग चलता है और ये हम सब के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये यहाँ हारते हैं तो निश्चित रूप से 2024 में जो अखिल भारतीय पैमाने पर चुनाव होगा लोकसभा का, उस पर उसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटर हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सांसद चुन करके जाते हैं। एक तरह से जो भी लोग कहते हैं वो सही है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मतलब 80 के दशक से जब उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा शुरू किया तो उन्होंने पूरी तरह से अपना ध्यान उत्तर प्रदेश में ही केंद्रित किया कि यहाँ अगर हम जीतेंगे तो हम फिर दिल्ली की गद्दी पर भी बैठ सकेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रियंका जी की जो एक थीम है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके अंदर कई चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस का एक रिकॉर्ड भी रहा है। ये जो हमारा कानून है या हमारा बिल है 33% आरक्षण का, कांग्रेस बहुत सालों तक राज करती रही, उसने उसको पारित नहीं किया। उनकी सरकार है पंजाब में, लेकिन वहाँ केवल 4 महिलाओं को उन्होंने सीट दी है। तो जहाँ जीत सकते हैं वहाँ उनको लड़कियाँ और उनकी लड़ने की शक्ति इतनी याद नहीं आती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में वो ये नारा दे रहे हैं, खैर हमको अच्छा लगता है नारा वो दे रहे हैं, टिकट, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सपा का भी आप देखे होंगे, अभी आ गया है घोषणा पत्र, उसमें किसानों के लिए उन्होंने बात करी है। जबकि इतने दिन से आंदोलन चल रहा था, विपक्ष बहुत कमज़ोर जैसे दिख रहा था, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सारी पार्टियाँ बहुत जनता के लिए बहुत बढ़िया काम करने वाली हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भाजपा नहीं हटेगी तो फिर जनता के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इस देश में। तो भाजपा को हराना है
और भाजपा हारेगी तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो ताकत भी बनेगी कि जिसकी भी सरकार बनेगी उससे लड़ करके हम कुछ न कुछ वसूल करने का काम करेंगे। और आज जो घोषणा पत्र में पहले बंद रहता था, लोग जानते नहीं थे, अब टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी बातें लोगों के सामने आ रही हैं। आज सपा अगर वादा कर रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे तो इससे मुकरना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगर वो कह रही है पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे तो उसके लिए इससे मुकरना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो आज छात्रों और नौजवानों से भर्ती खोलने की बात कह रही है तो फिर उसको सरकार बनाने के बाद ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये बातें बहुत जग जाहिर हो गई हैं और दूसरा लोगों के अंदर अब सहन शक्ति भी बहुत कम हो गई है। अब वो इसके लिए बैठने के लिए तैयार नहीं कि देखते हैं कब करें, उनको चाहिए फौरन चाहिए, उनको आपकी नीतियों का ऐलान सरकार बनने के बाद तुरंत चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा दबाव है और हम लोग सब दबाव बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध की संख्या बढ़ी है और उत्तर प्रदेश में दलित के साथ होने वाले अपराध सबसे ज़्यादा बढ़े हैं पूरे देश में। तो क्या हालत है कि यहाँ एक तो अपराध होता है और दूसरा न्याय नहीं मिलता। और उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण पहले तो एक ही था, वो था वो हाथरस वाला केस। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, दलित बच्ची के साथ 4 सवर्णों ने सामूहिक बलात्कार किया और हमारे मुख्यमंत्री खुलेआम उनको बचा रहे थे, उनके पक्ष में बोल रहे थे। लड़की मर गई, उसकी लाश छीन ली गई और उसको फूंक दिया गया। ये लोगों ने सोचा कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन बुलंदशहर में अभी 1 हफ्ता पहले यही घटना फिर घटी। और आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जो एक पूरा परिवार मार डाला गया और लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मारा गया। पहले ये कहा गया कि कुछ सवर्णों का हाथ है इसमें, उनको कुछ कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद ये कहा गया नहीं इन्हीं की जात के लोगों ने किया है। मतलब अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि उनको मारने वाले कौन हैं। अगर प्रयागराज के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर गांव में जहाँ से आप लोग आए हैं, बुंदेलखंड के मतलब जो पहाड़ी और जंगल के इलाके, वहाँ क्या हो रहा होगा इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कोई भी औरत आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। चुनाव और कोविड को लेकर के उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले साल सरकार ने सारे नियमों को तोड़ा। जब पिछले साल उन्होंने कोरोना के दूसरे वेव के बिल्कुल बीच में चुनाव करवाए, चुनाव प्रचार खूब कस के किया क्योंकि उनको लगा कि वो जीतेंगे। तो ये सरकार सब कुछ करती है अपने जीत और हार के हिसाब से। अगर उनको लगता है जीतेगी तो रैलियां होंगी, अगर उसको लगता है कि रैलियां सफल होंगी तो रैलियां होंगी, अगर उनको लगता है उनकी रैलियों में लोग आएंगे नहीं तो सबकी रैलियां बंद हो जाएंगी। तो इस आधार पर उन्होंने किया। अब सरकार जो केंद्र में बैठी है वो चुनाव का फैसला लेती है, वो चुनाव की घोषणा करती है। दूसरी पार्टियां तो नहीं कह सकती हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कोरोना है, ऐसा तो नहीं कह सकती है। तो ये तो मजबूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव हो रहा है तो कोरोना के नियमों का तो पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। पिछले साल तो पीक में उल्लंघन हुआ था और उसका नतीजा हमको देखने को मिला। लाखों लोग मरे, लाशों को फेंका गया नदियों में, गाड़ा गया बालू में। उनके लिए दवा नहीं थी, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं था, उनके लिए खाट नहीं थी, वो सब हम लोग ने देखा। अब की बार बस इतना ही कह सकते हैं कि कोरोना उतने पीक पर नहीं है। ये जो नया वेरिएंट आया है कहते इतना ज़्यादा मतलब वो सीवियर भी नहीं है, तो अभी उस तरह के दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से भीड़ जुट रही है, ख़ासतौर से जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, जब इनके गृह मंत्री मास्क नहीं पहनते हैं और हज़ारों को लेकर के घूमते हैं तो उसका परिणाम किसको झेलना पड़ेगा? उन गरीब लोगों को ही तो झेलना पड़ेगा। तो परिणाम तो बाद में पता चलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार बोला और हमारे चैनल में आकर के आपने इतनी अच्छी बात रखी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।